हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड इतिहास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्तिकेय राजवंश का पार्ट सेकंड। इससे पहले कल आपको मैंने कार्तिकेय राजवंश का प्रथम भाग पढ़ा दिया था। उम्मीद करता हूं वो आपको बहुत पसंद आया होगा और उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कार्तिकेय राजवंश का तृतीय परिवार और साथ साथ में कार्तिकेय राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्तिकेय राजवंश का द्वितीय भाग। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसमें तृतीय परिवार, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको कार्तिकेय राजवंश के दो परिवार पढ़ा दिए थे, जिसमें आपका प्रथम परिवार का संस्थापक था आपका वसंत देव और द्वितीय परिवार का संस्थापक था आपका निम्बर देव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय परिवार और इसका संस्थापक था सलोड़ादित्य। इंपॉर्टेंट है, तो तृतीय परिवार का संस्थापक था आपका सलोड़ादित्य और कहीं कहीं पर किन्हीं बुकों में इसको इच्छड़ देव भी माना जाता है आपका सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक। लेकिन अगर आपको पेपर में सलोड़ादित्य या इच्छड़ देव आ जाता है तो आपने सबसे पहले चूज करना है सलोड़ादित्य को। अगर सलोड़ादित्य नहीं आता है तब आप जाओगे आंसर में इच्छड़ देव। तो सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक था आपका सलोड़ादित्य और इसकी पत्नी का नाम था सिंधुवली देवी या वली देवी। इसके बाद दूसरा राजा बना आपका इच्छड़ देव या इच्छड़ देव। मैंने अभी इसके बारे में आपको बता दिया है। कहीं कहीं पे इसको भी सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक माना जाता है और इसकी पत्नी का नाम था आपका सिंधु देवी। इसके बाद आपका राजा बना देसठ देव और इसकी पत्नी का नाम था पदम मल्ल देवी। इसके बाद आपका राजा बना पदम देव और इसकी पत्नी का नाम था ईसाल देवी। और इस वंश का अंतिम राजा था आपका सुभिक्ष राज। कौन था? सुभिक्ष राज। और ये इस वंश का अंतिम शासक था। लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो आपका तृतीय परिवार का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राज। और इस परिवार की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो सुभिक्ष राज ताम्रपत्र लेख व देसठ ताम्रपत्र लेख से इस परिवार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, इन राजाओं की जानकारी। अब इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं तो आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। सुभिक्ष राजदेव की राजधानी उसके ताम्र शासन में सुभिक्षपुर नामक स्थान वर्णित है। तो आपका अंतिम राजा था सुभिक्ष राज और उसने अपनी राजधानी बनाई थी अपने नाम पर सुभिक्षपुर। और आपको पता है कि कार्तिकेय राजवंश की प्रारंभ में राजधानी थी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर और दूसरी थी आपकी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में स्थित बैजनाथ। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्यनाथ के कार्तिकेय नरेश। कल मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कार्तिकेय राजवंशी नरेश। तो उसमें सबसे पहले मैं पढ़ा था आपका आदि कार्तिकेय के नरेश, जिसमें मैंने आपको 3 परिवारों के बारे में बता दिया है। और अब हम पढ़ेंगे वैद्यनाथ कार्तिकेय नरेशों के बारे में। ये आपके सुभिक्ष राज के वंशजों में से एक थे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। 10वीं सदी के अंत में अथवा 11वीं सदी के आरंभ में सुभिक्ष राज के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी, कहां? कुमाऊं की गोमती घाटी पूछा जा सकता है, मैं राजधानी अपनी स्थानांतरित कर दी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुभिक्ष राज के किसी वंशज ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित करी? तो आंसर है आपका गोमती घाटी। और नेक्स्ट है इसमें जिसे वैद्यनाथ शिलालेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर कहा गया है। और जो हमारे सुभिक्ष राज हैं, इसके जो वंशज हैं उनको हम चतुर्थ परिवार मान सकते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो उसमें पहला राजा था आपका लखन पाल देव, दूसरा था आपका इंद्रपाल देव और लास्ट में था आपका त्रिभुवन पाल देव। और इन राजाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है वैजनाथ शिलालेख के ताम्रपत्र से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे कार्तिकेय नरेश या कार्तिकेय राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कार्तिकेय राजवंश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, कार्तिकेयपुर वंशी राजाओं के लोकहित कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया एवं कुमाऊं क्षेत्र पर रात्रि हो गई। यह क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः ये चक्रवर्ती सम्राट थे। तो कार्तिकेयपुर राजवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। नेक्स्ट पॉइंट है जो उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड की दृष्टि से। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी आपकी संस्कृत और लोक भाषा थी पाली। ये क्वेश्चन दोनों उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था। उस टाइम भी पुलों एवं सड़कों की उच्च व्यवस्था थी आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम में। नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट, इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंशी राजा कहां के थे? मूलतः अयोध्या के थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उत्तराखंड में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष थे। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन थे? तो राजा शालिवाहन। और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो कार्तिकेय राजपुर के इष्ट देवता कौन थे? तो कार्तिकेय भगवान ही इनके इष्ट देवता थे। इसमें नेक्स्ट प्रमुख बिंदु है, कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हण जी हैं। ये उत्तराखंड में भी 2 बार पूछा गया है। तो कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। संभवतः इसी समय खरपड़ देव ने कार्तिकेयपुर पर कब्जा करके नए वंश की स्थापना करी और खरपड़ देव ने खरपड़ देव वंश की स्थापना करी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, राजा खरपड़ देव कन्नौज राजा यशोवर्मन का समकालीन था। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया है, राजा खरपड़ देव कन्नौज राजा यशोवर्मन का समकालीन था। नेक्स्ट पॉइंट है, खरपड़ देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। इसके द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नालंदा अभिलेख में बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा की गई है। अतः इसी आक्रमण के पश्चात कार्तिकेयपुर राज्य में खरपड़ देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई और निम्बर वंश का संस्थापक मैंने आपको बता रखा है कल क्लास में। नेक्स्ट है, निम्बर ने पालों से संधि की थी। और लास्ट पॉइंट है, निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। और अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास का लास्ट पॉइंट जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। उत्तराखंड की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और रिपीट क्वेश्चनों में से एक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य कौन से शासनकाल में आए? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आए। अब हम जानेंगे आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में, जो उत्तराखंड के साथ साथ ऑल इंडिया एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ आपका कलाड़ी केरल में, मृत्यु भी आपका केदारनाथ जो अभी आपका उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और कब हुई? 820 ईस्वी में। इनकी माता का नाम था सुभद्रा और पिता का नाम था शिव गुरु, और इनके गुरुदेव थे गुरु गोविंद स्वामी जी। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। ये अद्वैतवाद के दार्शनिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने प्लीज इसको नोट कर लेना है।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित है, इनके द्वारा चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई। ये 4 मठ हमने जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले क्यों? क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमें भारत की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, तो इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करी। उन्हीं मठों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैंने इसको आपको मैप के माध्यम से समझा रखा है। सबसे पहले देखिए आप, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है आपका साउथ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से। तो इन्होंने उत्तर दिशा में एक मठ स्थापित करा और उसका नाम रखा ज्योतिर्मठ, या जिसको हम क्या कहते हैं बद्रिकाश्रम। यह आपका जोशीमठ में स्थित है। आपको पता है उत्तराखंड के जोशीमठ में यह स्थित है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ज्योतिर्मठ का संबंध किस वेद से है? तो इसका संबंध है आपका अथर्ववेद या अथर्ववेद से। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद है आपका नॉर्थ के बाद साउथ यानी दक्षिण, और दक्षिण में आपका श्रृंगेरी मठ, या जिसको हम कहते हैं श्रृंगेरी शारदा पीठ, और ये आपका रामेश्वरम कर्नाटक में स्थित है और इसका संबंध आपका यजुर्वेद से है। इसके बाद आते हैं हम ईस्ट में यानी पूर्व में, और यहां इन्होंने स्थापित करा गोवर्धन मठ भगवान जगन्नाथ का, और ये स्थित आपका उड़ीसा पुरी में, और इसका संबंध है आपका ऋग्वेद से। और लास्ट मठ है आपका वेस्ट साइड जो आपका है शारदा मठ, जिसको हम क्या कहते हैं द्वारिका मठ भी कहते हैं, और ये आपका गुजरात में स्थित है और इसका संबंध है आपका सामवेद से। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और कार्तिकेयपुर राजवंश का द्वितीय पार्ट भी आपने आसानी से समझ लिया होगा। अगर आपने कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम भाग नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए कार्तिकेयपुर राजवंश। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी पे समाप्त होती है। आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ हमने पढ़ा आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में और 4 मठों के बारे में जो उत्तराखंड और साथ साथ ऑल इंडिया एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा टॉपिक और हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सुबह हर दिन 8 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद।